कल हम कर रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सारे हमने 3-4 और देखे थे। लास्ट में मैंने एनालिन का दिया था, बना लिया है सबने? कौन बातें कर रहा है? अब बताओ इसको सबसे पहले क्रैक कैसे करेंगे? जो लोग कल नहीं आए थे, वीडियो देखी थी उन लोगों ने? देखी थी कि इंटरनेट खत्म हो गया था, नहीं चल रहा था, इंस्टाग्राम में खत्म हो गया। कुछ बोलोगे? लिटरेचर क्लास चल रही है कि स्टोरी बता रही हूँ मैं? इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं समझ रहे? केमिस्ट्री क्लास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगा इसमें? कल ही बताया था अभी। यहाँ पे इसको मैंने कल क्या बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे स्टेबल फॉर्म में कैसे एक्सिस्ट करता है। इसके अगर 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसकी सबसे स्टेबल होती है कि ये 3 बॉन्ड पेयर बना लेता है और एक इसके पास क्या हो जाते हैं? लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो 3 + 2 क्या हो जाता है? 5। तो आउटर मोस्ट में 5 हो गए। अब मैंने NH2 का स्ट्रक्चर बनाया था, तो NH2 में क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक s ऑर्बिटल होता है जो एम्प्टी होता है, तो हाइड्रोजन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एक बॉन्ड इसने नाइट्रोजन के साथ बना लिया, दूसरा वाला फिर से बना लिया, और एक जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन रिंग के साथ भी इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये जो है ये आपस में कॉन्जुगेशन में होगा, तो अब ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो क्या बन जाता है? एक पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, इसलिए इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इस वाले पे चार्ज क्या आ जाता? नेगेटिव। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5, जो कि बियॉन्ड पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। अगेन अब ये वाला और ये वाला, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये वाला क्या आपस में कॉन्जुगेशन में है। और एग्जाम में कभी भी ये डबल हेडेड एरो बनाना मत भूलना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या होती है कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला चार्ज नीचे आ जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में होगा, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है? 0। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो जहां से हम चले थे हम वापस वहां तक ही पहुंच गए हैं। ठीक है,
नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे है, मेटा पे एक बार भी नहीं आया पांचों स्ट्रक्चर में। दिख गया? अब देखो आज हम इसके आगे मॉडिफाइज को करते हैं। कल हमने पढ़ा रेजोनेंस, अब इसी से डेराइव टर्म होता है एक रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक इन द सेंस कि जब यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन यहाँ से शुरू हुई थी। ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने शुरू किया था, वापस हम घूम के फिर से कहाँ पर आ गए थे? यहाँ पे ही आ गए थे। उस वाले स्ट्रक्चर में देखो, नीचे वाले में। तो अब देखो रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में। जितना भी ये रेजोनेंस हो रही है किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रही है। तो अब इसमें जब हम टर्म्स को डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ रियल मॉलिक्यूल। अब इसमें से रियल मॉलिक्यूल कौन सा है? रियल मॉलिक्यूल कौन सा है? यही वाला है, क्योंकि यहाँ से चल के ही हम फिर से वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, दो बार एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला। इसीलिए ये जो डिफरेंस होता है रेजोनेटिंग एनर्जी का, वो किसका होता है? ये रियल मॉलिक्यूल का, इस वाले का एनर्जी जो होगा, और माइनस जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इन दोनों का कुछ डिफरेंस आता है एनर्जी का, और उस एनर्जी डिफरेंस को हम रेजोनेटिंग एनर्जी कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें ऑप्शन में आ सकते हैं, थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होती है। तो उस वाले में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी टर्म इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी टर्म नहीं लिखोगे तो पूरे के पूरे जो डेफिनेशन है उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और डेफिनेशन में क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में? रियल मॉलिक्यूल की जगह कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देगा। तो तुम्हें देखना है कि रियल मॉलिक्यूल कौन सा है। अब इन पांचों में से रियल मॉलिक्यूल तुम्हें पता है कौन सा है? जहां से स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया। कोई भी अगर मैं सपोज यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच दे दूंगी, या एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दूंगी, या फिर क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दूंगी, तो यू नो कि जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां पे हमने एंड किया वही एक्चुअल में हमारा क्या है? रियल मॉलिक्यूल है। और उसी का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है। तो तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। लाइक सपोज इस वाले की एनर्जी दी होगी, इस वाले की एनर्जी, पांचों की एनर्जी दी होगी। पांचों में से तुम्हें किसी एक का एनर्जी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो किस वाले की एनर्जी सेलेक्ट करोगे? इस वाले की एनर्जी सेलेक्ट करोगे। इस वाले की और लास्ट वाले की ऑलमोस्ट इक्वल होगी। उस वाली एनर्जी माइनस इस वाले को करोगे तो क्या निकल जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, लिख लो एक बार। इसके बाद जो भी लिख लोगे, अभी तक जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है एक बार कॉपी पलट के देखो। किसी को कोई डाउट है 5 मिनट के लिए फिर पूछना, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट इसका शुरू करेंगे, क्योंकि पिछला बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हाइपर सॉरी कॉन्जुगेशन है हर एक स्ट्रक्चर में,
तो कॉन्जुगेशन के वजह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन हो रही है, इसकी वजह से एनर्जी में डिफरेंस आ रही है। अगर तुम पांचों स्ट्रक्चर में देखोगे तो कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है और उसका नाइट्रोजन से जो चार्ज डिफरेंस है वो इस वाले में थोड़ा दूर है, नेक्स्ट वाले में थोड़ा और दूर है, अगले वाले में और दूर है। ठीक है, तो वो जितना ज्यादा चार्ज और पाई बॉन्ड में दूरी होगा या कॉन्जुगेशन में डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग में एनर्जी सेटअप होती है। पानी चाहिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया? नहीं। हो गया ये वाला? रिवाइज कर लिया सबने? रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। है किसी को कोई डाउट? अल्फा बीटा कार्बन और अल्फा बीटा हाइड्रोजन निकालनी आती है सबको? स्टेबिलिटी आती है सबको हाइपर कॉन्जुगेशन बेस्ड? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन पता है सबको? जब भी एक कार्बन जो है, सेंट्रल एटम जो है कार्बन का, वो आगे 3 कार्बन से अगर अटैच्ड होगा तो उस वाले को हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो उस वाले को हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री। अगर 1 से अटैच्ड है तो 1 डिग्री। और अगर वो किसी से भी अटैच नहीं है, आगे कोई भी हमारे पास कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो इस वाले को हम कह देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से हम इसको देखेंगे
हाइपर कॉन्जुगेशन उस वाले में देखेंगे। तो अब देखो स्टेबिलिटी काउंट करेंगे, तो स्टेबिलिटी काउंट करने का क्या मतलब होगा, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब देखो इस वाले को हम क्या कंसिडर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ वाले को क्या कर लेंगे, अल्फा कार्बन। ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 है। इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है हमारे पास। इस वाले में देखो कितने हो जाएंगे, इस वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले में 0। तो अब देखो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लिख लो ये। इस वाले को हम टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं। 3 डिग्री है इसलिए टर्शियरी, 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, फर्स्ट 1 डिग्री है तो प्राइमरी। हो गया सबका। अभी तक तुमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 10th क्लास में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सुना होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी वैसे ही होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
अब देखो नाम से पता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी एक को हटा के दूसरी जगह किसी और को अटैच कर देना। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे सपोज ये वाला कौन सा ग्रुप है हमारे पास, अल्कोहल ग्रुप है। इसमें सपोज मैं HCl ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। इस वाले ग्रुप को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वाले को रिमूव करके दूसरा वाला ग्रुप अटैच कर दिया। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक को हटा के दूसरे को अटैच कर देना। अब ऑर्गेनिक में अगर सपोज कोई लेमैन है जिसने कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखा, जिसने नई नई ऑर्गेनिक पढ़ी है, तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अब आगे जब हम चढ़ लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में भी टाइप होते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिंपल के लिए ये समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू होते हैं, यही मेन होते हैं हमारे पास। तो अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल था मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने इसका रिएक्शन इस वे में करा दिया कि इसका फंक्शनल ग्रुप अब चेंज हो गया, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो इस वाले को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में हम एसएन रिएक्शन भी कहते हैं, लिख लो ये वाला। हो गया सबका।
अब ध्यान से ये वाला देखना, सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम इस वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक है और सबसे पहले ये वाला मेथड जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत एंशिएंट टाइम में, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सपोज हमारे पास यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम Cl2 यहाँ पे डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब देखो ये जो मेथड है यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट इज अ फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एक्सपेंसिव नहीं है ये मेथड। तो इसीलिए सबसे पहले जब ये मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी कि इसमें कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लग रही और हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा हम रिएजेंट नहीं ऐड करे, कोई टेम्परेचर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो यहाँ पे जो सनलाइट है इस वाली लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी और उस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी जिसको कि हम प्लैंक्स कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हैं। पढ़ा है सबने ये वाला? ठीक है। अब देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सनलाइट वाले की, ये बहुत ज्यादा हाई होती है थ्रेशोल्ड वाले से। थ्रेशोल्ड वाला क्या होता है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उस वाले से ये बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसको कि हम इस टर्म्स में लिख लेते हैं। अब देखो पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट 17 नंबर ग्रुप जो होता है यहाँ पे, अब देखो ये वाला जो होता है ये डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सबको पता है ये चीज। फ्लोरीन डाइएटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये F2Cl2 Br2 I2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज वो एक एक करके पता चलेगी, बट अभी के लिए ऑर्गेनिक के लिए हमें क्या काम है कि जैसे ही हम ग्रुप के नीचे जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, एनर्जी, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो, अभी एंथैल्पी के साथ और भी टर्म्स आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे सपोज कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस वाली एनर्जी को कुछ और कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस वाली एनर्जी को कुछ और कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एंथैल्पी है, यहाँ पे ये जो पी वर्ड है इस वाले को कॉमन कर लो, तो जहां पे भी एनर्जी है कैलकुलेट हम कर रहे हैं, जहां पे कांस्टेंट प्रेशर है यानी कि जहां पे पी है उस वाले को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या मतलब होगा, एनर्जी का मतलब तुम समझ गए कि कितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड को डिसोसिएट कराने में, डिसोसिएट मतलब बॉन्ड को तोड़ने में। तो अगर सपोज मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले में लगेगी, फ्लोरीन वाले में लगेगी, उसके बाद क्लोरीन वाले में, फिर ब्रोमीन वाले में, फिर उसके बाद आयोडीन वाले को। इस ट्रेंड को याद कर लेना। तो अब मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है एट कांस्टेंट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद कितनी एनर्जी लगेगी, एंथैल्पी लगेगी बॉन्ड डिसोसिएट कराने में इन चारों को, उसका हम ट्रेंड देखते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं जो एनर्जी होती है वो कमती चली जाती है। तो अगर सपोज मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आयोडीन वाले का हो जाएगा, उसके बाद Br2 वाले का हो जाएगा, फिर उसके बाद Cl2 और उसके बाद F2 वाले का। अब देखो मुझे यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है, Cl2 या फिर कोई भी हैलोजन को मैंने करवाना है। सपोज यहाँ पे हैलोजन को हम शॉर्ट फॉर्म में X2 लिख सकते हैं। तो अब कौन सा फेवरेबल होगा, किसको हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक सिंथेसिस हुआ होगा, जब भी कोई भी साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया होगा इस रिएक्शन को लैब में तो उसने पहले स्टडी किया होगा कुछ ना कुछ। तो उसी स्टडी में मैं बता रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा है, अब तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन सा हैलोजन मुझे यूज करना चाहिए, कौन सा फेवरेबल होगा, आयोडीन क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद ब्रोमीन को हम यूज कर सकते हैं और क्लोरीन को भी यूज कर सकते हैं कुछ हद तक, फ्लोरीन को तो हम बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं।
समझ में आ गया क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उसके बॉन्ड को डिसोसिएट करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब देखो आयोडीन जो है इसको हम यूज कर सकते थे बट इसको हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि जब ये डिसोसिएट होता है रिएक्शन में ये इनएक्टिव हो जाता है। एक्सेप्शनल केस है ये। एक्चुअल में जो मैंने तुम्हें डेटा प्रोवाइड किया उसके वजह से उसमें क्या था, आयोडीन होता, इसको हम सबसे इजीली यूज कर सकते थे क्योंकि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है। तो जैसे ही थोड़ी सी सनलाइट पड़ती आयोडीन पे वो क्या करता, डिसोसिएट हो जाता। डिसोसिएट होने के बाद क्या करता, रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट कर लेता। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, ये वाला जो होता है ये काफी ज्यादा इनएक्टिव होता है। ब्रेक होने के बाद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिएजेंट्स की यूज करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम आयोडीन को यूज नहीं करते। समझ में आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ऑप्शंस रह गए, Br2 एंड क्लोरीन, Br2 एंड Cl2। इस वाले को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इस वाले को नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए जब भी हम ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो इस वाले में या तो हम Cl2 यूज करेंगे या फिर हम Br2 यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है तो वो पूछेंगे, यहाँ पे 3-4 रिएक्शन होंगे सेम सेम, तो उसमें Cl2 होगा, Br2 होगा, I2 होगा, F2 होगा। तो अब तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस वाले से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो जैसे ही सनलाइट जो है वो पड़ेगी इस वाले मॉलिक्यूल पे, इस वाले पे भी पड़ेगी, इस वाले पे भी पड़ेगी। चाहे तुम लोगों ने क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी लैब में कि उसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं हम और सनलाइट से दूर रखते हैं, थ्योरी में याद किया होगा। ठीक है, अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखेंगे और अगर सपोज किसी विंडो के पास रखेंगे जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट का एक्सपोजर है, तो वहां पे क्या होगा, ये डिसोसिएट करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि Cl जो है वो ब्रेक हो जाएगा Cl रेडिकल में। रेडिकल में क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपस में इनका जो बॉन्ड था ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो अगर मैं इसको बीच से काट दूंगी तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो जाएगा। तो इस वाले को जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड होता है इस वाले को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। तो अगर मैं क्लोरीन को, अगर क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में होता है उस वाले की बॉटल को अगर सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में रखेंगे तो वो क्या करेगा, इस वाले फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो सनलाइट जो है वो यहाँ पे भी, इस मॉलिक्यूल पे भी है, इस मॉलिक्यूल पे भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा एक एक करके। सपोज अगर स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, सनलाइट पड़ी है थोड़ी सी, तो सनलाइट पड़ने के साथ क्या होगा, सबसे पहले Cl ब्रेक हो जाएगा दो रेडिकल्स में। ठीक है, एक Cl डॉट दूसरा Cl डॉट। इतनी बात समझ में आ गई? इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है सबसे पहले स्टेप में, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डॉट और H डॉट। समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, अभी भी हमने इसके पहले देखा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को रिमूव करके, एक फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करके दूसरे को अटैच करना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो Cl डॉट है, क्योंकि एक Cl2 ब्रेक करेगा तो दो Cl रेडिकल मिल जाएंगे हमें। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो Cl होगा वो इस वाले के साथ आके अटैच हो जाएगा, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये वाला जो H है जो यहाँ से ब्रेक हुआ, ये कार्बन के साथ अटैच था, तो ये क्या करेगा, Cl के साथ अटैच हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? ये वाला स्टेप आ गया सबको? फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है? एक बार इतना लिख लो फिर आगे लिखेंगे, वो उधर वाला भी लिख लेना।
हो गया सबका? अब देखो इस वाले जहां से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट किया था? इस वाले स्टेप से स्टार्ट किया था। तो इस वाले स्टेप को हम कह देंगे चेन इनिशिएशन, मतलब कि जो रिएक्शन इनिशिएट हुआ था वो इसके थ्रू हुआ था। ठीक है। सेकंड में प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन था वो आगे कैसे प्रोसीड हुआ। थर्ड जब हमारे पास बन गया ये वाला रिएक्शन, जब हमारे पास प्रोसीड हो गया, इस वाले को हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि अब ये ऑलरेडी जहां तक हमने इस रिएक्शन को टर्मिनेट करवाना था, जहां तक छोड़ना था, खत्म करना था, वो हो चुका है अब। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको ब्रेक किया था रेडिकल में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, चेन इनिशिएशन। प्रोपेगेशन का मतलब होगा कि इस प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करे, वन ऑफ द स्टेप है, रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा आगे। टर्मिनेट का मतलब होता है रिएक्शन ऐसे एंड होगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन का नाम लिखा था वो जस्टिफाइड है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल का मतलब होगा जो हमने रेडिकल क्रिएट किया था अभी एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में है। फ्री मतलब कि ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये डायटोमिक फॉर्म में रहा होगा Cl2 के फॉर्म में, तब इसकी एनर्जी क्या रही होगी, सेटल आउट हुई होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, तो ये नोबल गैस के जैसे बिहेव कर रहा होगा, अनरिएक्टिव। इतनी बात समझ में आती है? नोबल गैसेस क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है ऑलरेडी। तो अब देखो जब Cl क्लोरीन जो है वो Cl2 फॉर्म में जब भी होता है तो उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब देखो जब इसको रेडिकल में ब्रेक कर दिया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो अब ये फ्री हो गया, मतलब ये अब क्या करेगा, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ये अनस्टेबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये फाइंड करेगा कि मैं किसके साथ बाइंड करूं। तो अब ये भी ब्रेक हो चुका था, ये भी ब्रेक हो चुका था, तो इसने क्या किया, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अब देखो इसका जो नाम है, रिएक्शन का टाइप है, ये जस्टिफाइड हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, और हमारे पास फ्री रेडिकल भी फॉर्म हो गया। अब देखो ये रिएक्शन तब तक बनेगा हमारा, तब तक प्रोसीड होगा जब तक ये सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस ना कर दे। ये हो गया, सबने लिख लिया? अब देखो हमारे पास अभी ये चीज आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखो, अब सनलाइट जो है वो कंटिन्यूसली अभी भी इस मॉलिक्यूल पे पड़ रही है, अभी भी हमने सनलाइट का सोर्स बंद नहीं किया है, तो अभी भी सनलाइट है, तो वो क्या करेगी, दोबारा नेक्स्ट स्टेप में फिर से Cl2 जो है वो ब्रेक हो जाएगा Cl.Cl में। अभी भी हम कंटिन्यूसली Cl दे रहे हैं, इसको सनलाइट दे रहे हैं मॉलिक्यूल को। जो पूरा हमने अभी तक सेटअप रखा हुआ है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो अभी रिएक्टेंट को भी सनलाइट मिल रही है और प्रोडक्ट को भी सनलाइट मिल रही है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में पहुंचा है। तो अब देखो Cl2 अगेन इस वाले में ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है,
ये वाला मॉलिक्यूल ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुका है पहले स्टेप में, यूज होके हमारे पास क्या आ गया है, ये वाला आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला अगेन ब्रेक हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन था और ये वाला हाइड्रोजन था, ये अगेन एक दूसरे से ब्रेक हो जाएगा जैसे पहले वाले स्टेप में हुआ था, फिर से वही रिपीट हो जाएगा। अब देखो एक जो Cl है ये क्या करेगा, ये इस वाले के साथ चला जाएगा, दूसरा वाला जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, इस वाले के साथ। तो अब देखो दूसरे वाले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, CCl2 प्लस HCl। समझ में आ गया सबको, हाइड्रोजन फिर से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो अगेन फिर से हमारे पास सनलाइट है, फिर से वो क्या हो जाएगा, इस वाले में ब्रेक होगा कंटिन्यूअसली, Cl में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है, फिर से क्या हो जाएगा, इस वाले में हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला ब्रेक हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होगा अभी भी देखो इस वाले के पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से CCl4 प्लस HCl। HCl हर स्टेप में आ रहा है हमारे पास, चाहो तो एक बार भी लिख सकते हो, चाहो तो 4 बार भी लिख सकते हो, सेम चीज ही है। बट यहाँ पे देखो जब तक क्लोरीन जो है वो सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट ना कर ले तब तक रिएक्शन रुकता नहीं है। यहाँ तक देखो अब इसके पास क्या हो गया, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, अब रिएक्शन जो हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। लिख लो। ये रेड वाला भी लिखना है और वो वाला भी लिखना है, ग्रीन वाला भी। किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। हो गया। कौन पछता रहा है साइंस लेके। अब नेक्स्ट देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है दैट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द
स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो अब देखो एग्जाम में क्या हो सकता है, क्वेश्चन आएंगे तुम्हें 3-4 टाइप के रेडिकल दिए होंगे, तो उसमें से पूछेगा कि कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा फेवरेबल है इस वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब उस रेडिकल का कैसे करोगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन सुनी है कभी कि बस सुनी है? उससे स्टेबिलिटी भी हम डिफाइन करते हैं। क्या बताया था उसमें मैंने, एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, याद है? कार्बोकेटायन होगा या फिर कोई एल्कीन होगा या फिर कोई रेडिकल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, उसका एप्लीकेशन भी था। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में रेडिकल की बात करें, सबसे पहले तो क्या करेंगे, रेडिकल बना देंगे इस वाले को। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो हो जाएगा कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस दे दूंगी मैं एग्जाम में, चाहिए? यहाँ पे बताओ क्या होगा, इस वाले में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो किस सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, इस वाले में, इसीलिए ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर रिएक्शन में आएगा तुम्हें कि कौन सा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो कौन सा हो जाएगा, दिस वन। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे अगर अगर ये CH3 ग्रुप हट जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, 0 डिग्री। लिख लो। आगे बुला लूंगी मैं।
अभी देखो, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि इस रिएक्शन की बहुत बड़ी एडवांटेज है। एडवांटेज क्या थी स्टार्टिंग में इसकी? क्या बताई थी एडवांटेज? इट वाज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ड्यू टू फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। बट जब हम इसको लास्ट में रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, लाइक हमने मीथेन वाला भी करवाया था रिएक्शन, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट कौन कौन से आए थे? CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, CHCl3, CCl4। अब जब हम लैब में इसको सिंथेसाइज करवाते हैं इस वाले रिएक्शन को, तो ये वाला जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ये वाला जो बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये क्या करता है, इवॉल्व हो जाता है, निकल जाता है। बाकी ये वाले जो 4 हमारे पास और प्रोडक्ट्स आए हैं, ये बहुत ज्यादा इनसेपरेबल होते हैं, मतलब ये आपस में बहुत ज्यादा मिक्स होते हैं। जैसे सपोज मैं ब्लू इंक और रेड इंक को मिक्स कर दूंगी, तो क्या तुम उसको सेपरेट कर सकते हो? टेक्निक्स होती है सेपरेट करने के लिए, बट इजीली उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए लैब में तुम्हें कुछ ना कुछ कॉस्टिंग करनी होगी, कुछ ना कुछ मेथड करना पड़ेगा। वैसे ही इस वाले को सेपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो इस वाले कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। मतलब जितना हम कॉस्ट यहाँ से बचा रहे थे एनर्जी को बाहर से नहीं यूज करके, उससे कई ज्यादा एनर्जी, उससे कई ज्यादा हमारे पैसे लगेंगे इस वाले को सेपरेट करने के लिए। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है, इनफ्यूजिबल मिक्सचर है, जिसको कि हम सेपरेट करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन सिंथेसाइज किया होगा जिस भी साइंटिस्ट ने, तो उसको ये लगा कि रिएक्शन बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि हमारे पास फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट जब एंड में हमने रिएक्शन बना दिया, जब सिंथेसाइज हो गया, तो अब सपोज हमें ये वाला प्रोडक्ट ही चाहिए, बाकी का हमें काम नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड चाहिए हमारे पास। तो अब इस वाले को सेपरेट करने के लिए इन तीनों मिक्सचर से बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, इसीलिए ये मेथड फेवरेबल नहीं है, आउटडेटेड है ये। लिख लो ये वाला।
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इस वाले में मैकेनिज्म नहीं लिखना, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा, 2 लाइन का आंसर है बस। अब देखो यहाँ पे Cl2 जो है वो एक्सिस में है। एक्सिस लिखने का क्या मतलब है कि बार बार जो सनलाइट हमारी पड़ रही है, बार बार वो क्या होगा, Cl2 डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक एक करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। सपोज अगर रिएक्शन में तुम्हारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पे मेरे पास प्रोपाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो उसमें क्या देखोगे आप, इसके पहले जो मैंने स्टेबिलिटी बताई थी, तो पहले देखोगे प्रोपाइल ज्यादा स्टेबल है या फिर जो भी, मतलब अगर सपोज मिथाइल है या फिर प्रोपाइल है, दोनों में से देखोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो जोन सा ज्यादा स्टेबल होगा उस वाले का रिएक्शन पहले करवा दोगे। ठीक है, अभी देखो इस वाले में यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया और HCl हमारे पास इवॉल्व हो गया। उसके बाद वाले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगेन HCl भी साथ में निकलता जाएगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले कार्बन पे यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ठीक है, सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया हमने, क्लोरीन ऐड कर दिया। अब अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है और ना इतना कोई पूछेगा, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें एनालाइज हो जाए कि ये क्या हो रहा है। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली कौन सा लिखोगे, ये वाला आंसर लिख दोगे कि जहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए और साथ में HCl, बस ये हो जाएगा आंसर। एक बार ये रिवाइज करके आना, कल एक दो और क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे रिएक्शंस करेंगे। रिकॉर्डिंग